डिस्कसिंग a very nice topic today। जैसे निदान स्थान के 8 जो डिजीज था वो डिजीज का क्रोनोलॉजिकली क्यों हुआ मैंने हिस्ट्री में आपको बता दिया। तो ज्वर खत्म होने के बाद क्या होता है ना, ज्वर संताप्यात रक्तपीतम उदीर्यते, ऐसा है चरक निदान 8 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये निदान अर्थकर रोगों क्या क्या होता है कि एक डिजीज के बाद एक डिजीज होता है, ठीक है। तो जो ज्वर संताप्यात रक्तपीत उदीर्यते, तो ज्वर के संताप से रक्तपीत ही होता है, ठीक है। क्योंकि रक्तपीत जो होता है, आज जो चैप्टर में डिस्कशन करेंगे वो रक्तपीत डिस्कशन करेंगे, रक्तपीत करेंगे। तो रक्तपीत में क्या होता है, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज रक्त, अनदर इज पित्त। तो ज्वर का जो संताप होता है वो संताप में क्या होता है, उत्ताप रहता है, ताप रहता है, और जहां पे उष्मा रहेगा, ताप रहेगा, वो सिमिलर होगा किसके साथ, पित्त के साथ, ठीक है ना। तो पित्त के साथ जब सिमिलर होगा और रक्त के साथ जब वो मिल जाता है तो रक्तपित्त नामक एक व्याधि करता है, ठीक है। और ये रक्तपित्त जो होता है, ये रक्तपित्त सेकंड वाला यानी सेकंड चैप्टर होता है चरक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, रक्तपित्त जो होता है इसका कारण एक्चुअली क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी ये चीज बोल दिया हूं कि रक्तपित्त जो होता है वो ज्वर का संताप सृष्टि होता है। और विशेष करके जो कारण इसमें रहेगा, क्या कारण रहना चाहिए, रक्त प्रदूषक का कारण और पित्त प्रकोप का कारण। तो रक्त प्रकोप कारण और पित्त प्रकोप कारण जो रह जाएगा उसको बोलेंगे रक्तपित्त, ठीक है। जैसे कि आजकल हमारे क्लिनिक में बहुत सारे रक्तपित्त पेशेंट आते हैं, तो पहले उनको जानना चाहिए कि रक्तपित्त होता क्या होता है। और चिकित्सा स्थान में उसका डेफिनेशन बोला गया, जैसे कि संयुगा दूषणा दत्तु सामान्यत गंधवर्णयु रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्तपीतम उदीर्यते। यानी रक्त और पित्त जो होता है ये जब संयुग हो जाएगा, संयुगा दूषणा दत्तु सामान्य गंधवर्णयु, गंध और वर्ण में दोनों का समानता रहता है, पित्त का और रक्त का गंध वर्ण में, ठीक है। तो संयुगा दूषणा दत्तु सामान्य गंध वर्णयु रक्त से पीतम आख्यातम रक्तपीतम उदीर्यते, तब रक्तपीत होता है। ये चिकित्सा स्थान का श्लोक है। अब देख लेते हैं निदान स्थान में क्या होता ना। निदान स्थान में यह बोला गया पित्तं जथा भूयं लोहित पीतम इति संज्ञा लभते तद व्याख्या सम, यानी जिस स्थिति में प्राप्त पित्त रक्त पित्त संज्ञक हो जाता है, यानी एक तो रहता पित्त, एक तो रहता पित्त, ठीक है। ये पित्त का क्या क्या फिर गुण हो गया, श्वसनम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लं सरंकटु, ये पित्त का एक गुण रहेगा उष्ण, एक पित्त का एक गुण रहेगा उष्ण। और जिसको ज्वर होता है, जिसको ज्वर होता है इसमें क्या रहता है, उष्णता रहता है। ज्वर में क्या रहता है, ज्वर में उष्णता रहता है। और ज्वर में उष्णता जो रहता है ये क्या करेगा ना, जब ये उष्णता, ज्वर का जो उष्णता ये क्या होता है ना, पित्त का उष्णता के साथ सामान्यता होता है, ठीक है, सामान्यता होता है। और जब रक्त के साथ ये पित्त मिल जाता है तो रक्त पित्त हो जाता है, क्योंकि जो रक्त होता है उसका भी सिमिलैरिटी रहता है अपना पित्त के साथ, किस डायरेक्शन में ना, सामान्य गंध वर्णयु, गंध, गंध और वर्ण ये दो चीज में सामान्यता रहता है, इसीलिए रक्तपित्त व्याधि होता है, ठीक है। तो वे रक्तपित्त जो होता है उसका निदान हम लोग जान लेते हैं। तो रक्तपित्त का एक्चुअली निदान क्या होता है ना, जो व्यक्ति एक्सेसिव इंटेलिजेंस जो बहुत खाएगा, क्या क्या ना, पहले तो बोला गया जब, जब जो खाएगा, उद्दालक जो खाएगा, कोरोदूस जो खाएगा, इसको याद रख लो, जब, उद्दालक, कोरोदूस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वृष उष्ण तीक्ष्णम अपि च अन्यत अन्न जातम, जो अन्न खाओगे उष्ण और तीक्ष्ण होना चाहिए, क्योंकि पित्त और रक्त का वो सेम प्रॉपर्टी होता है। और निष्वाप मास कुलत्थ सूप क्षार उपसंगीतम, ये सारे चीज जो लेता है, दधि दधिमंड दधि दधि दधिमंड उदस्फीत कटवर अम्ल कांजिक उपसेक, यानी जितने सारे चीज आप देख रहे हो सारे पित्त को वर्धन करने वाला डाइट है, सारे रक्त को वर्धन करने वाला डाइट है। फिर बराह माहिष आबिक मत्स्य गव्य पिशितम, इस सारों का मांस, फिर पिन्याक पिंडाणु
शुष्क शाक उपहितम, ये इंपॉर्टेंट है। जो अंडरलाइन है सारे इंपॉर्टेंट है। फिर मूलक, सरसप, लसुन, करंज, शीघ्रु, मधुशीघ्रु, ठीक है, ये सारे चीज हो गया। फिर भूस्तृण और भूस्तृणम, मुखसूर, कुठेरक, गंडीर। गंडीर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह गंडीर का दो यानी वेराइटी होता है, एक स्थलज गंडीर होता है, एक जलज गंडीर होता है। इसमें जो स्थलज गंडीर होता है, जो स्थलज गंडीर होता है उसको हम क्या करते हैं ना, वो होता है रक्तपित्त का निदान। स्थलज गंडीर जो है वो होता है रक्तपित्त का निदान। लेकिन जो जलज गंडीर होगा वो क्या करेगा ना, चिकित्सा में रक्तपित्त चिकित्सा यानी चिकित्सा में उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपना गंडीर। फिर गंडीर के बाद जितने सारे फिर अपना जैसे कि काला, माला, कपर्ण, सख्यव, कफ, फणिज्ञक, उपदंग फणिज्ञक, उपदंशं, सुरा, सौबिर, तुषोदक, मैरेयम, मेदक, मधुलक, सुक्त, कुबल, बदर, अम्ल, जितने सारे अम्ल द्रव्य ये सारे पित्त और कफ यानी रक्त को बढ़ाएगा। पिष्टानु तरह भूयिष्ठम, पिष्टान्न जितने सारे हो गया। फिर उष्णा भी तब तो बा अति मात्रम अति वेलम, ठीक है, अति बा अति मात्रम अति वेलम, ये हो गया निदान। बा आमं पय पीबती, आम पय मतलब जो पय में क्या होता है, आम ज्यादा रहता है। आम पय पयसा समस्नाति रोहिणी की काकण काणा कपोत बा सर्षप तले ख्यार सिद्धम। तो काणा कपोत मांस को सर्षप तले के साथ अगर फ्राई करके खा रहे हो। कुलत्थ पिन्याक जम्बव लकुच पक्वई शक्ति केर बा सखीरम, और खीर के साथ सेवन करना। पीबती उष्ण अभितप्त तस्यैवम आचरत पीत प्रकोपम आपद्यते। ये सारे चीज करने के बाद ये हो गया निदान। ये सारे चीज हो जाने के बाद अब क्या होगा ना, संप्राप्ति होगा। अब क्या होगा, ये हो गया अपना संप्राप्ति। तो ये संप्राप्ति क्या होगा, अब हो जाने के बाद क्या होगा ना संप्राप्ति। तो संप्राप्ति क्या होगा, ये संप्राप्ति क्या होगा, हाँ ये संप्राप्ति क्या होगा, पित्त प्रकोपम आपद्यते, पित्त का प्रकोप हो गया। लोहितं च स्वप्रमाणम अतिवर्तते, तो रक्त धातु जो होता है वो अपने प्रमाण से ज्यादा बढ़ जाएगा। तस्मिन प्रमाण अतिवृत्त पीतंग प्रकोपित शरीरम अनुसर्पद्य एवं, तो ये क्या करेगा, सारे शरीर में अनुसर्पण करेगा, वो परिधावतम यानी धावन करेगा, शरीर में विस्तारित हो जाएगा। जकृत प्रिय प्रभावणं लोहित वहानं च श्रोतसंग, तो इसमें क्या होगा ना, जैसे कि रक्तवर्ष श्रोतस का मूल स्थान होता है जकृत और प्लिह, तो इसमें क्या होगा ना, रक्तवर्ष श्रोतस का दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, लोहिता लोहिताभिष्यम अभिष्यंद गुरुणी सुखान्याद्यम, ठीक है, स्याद्य प्रतिरुद्ध्यात तदेव लोहितं दूषयति, तो रक्त को दूषित करेगा और रक्तपित्त सृष्टि करेगा। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट चीज में अंडरलाइन कर दिया उसको सारे अच्छी तरीके से पढ़ो। तो संप्राप्ति होगा शरीर में रक्त की मात्रा के अधिक हो जाने से कुपित हुआ पित्त, तो पहले से सेवन करने के बाद आहार सेवन करने के बाद क्या होता है ना, पित्त जो पहले था वो उन आहार को सेवन करने के बाद वो पित्त प्रकोपित हो गया था। तो शरीर में जो रक्त का मात्रा जो अधिक हो गया था, तो रक्त का मात्रा क्या हो गया था, अधिक हो गया था। रक्त का मात्रा अधिक हो गया था, पित्त प्रकोपित हुआ था, तब संपूर्ण शरीर में ये सारे चीज फैल जाएगा। क्योंकि जकृत तथा प्लीहा से पैदा होने वाला रक्तवर्ष का मुख, तो रक्तवर्ष का जो मुख होता है रक्तवर्ष का मूल होता है जकृत और प्लीहा, तो वहां से जो रक्तवर्ष निकलते हैं तब उनके मुखों में जो रक्त के अधिक बहने के कारण भारी हो गए, जाकर उसके प्रभाव में रुकावट पैदा कर रक्त को दूषित कर देते हैं, तो इसको ही रक्तपित्त बोला जाता है। इसमें होता क्या होता है ना, संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्ण अनुविधानच्च, ये जैसे कि चरक में भी ऐसा, चिकित्सा में भी श्लोक है इस टाइप का। संयोगात दूषणादतु सामान्य गंध वर्णयु रक्त से पीतम आख्यातम रक्तपीतम उदीर्जत। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि इसको रक्तपित्त नामकरण किया गया है। रक्तपित्त ना दूषित पित्त का संसर्ग, अर्थात जब दूषित पित्त का रक्त के साथ संबंध होता है और ये होने के कारण रक्त को दूषित कर देने से रक्त का जैसा गंध है, रक्त का गंध और वर्ण को
धारण करने के कारण पित्त को लोहित पित्त बोला गया है। तो क्या होगा इधर ना, उक्त प्रकार से दूषित पित्त के संसर्ग अर्थात जब दूषित पित्त का रक्त के साथ संबंध हो जाता है, जब पित्त रक्त के साथ मिल जाता है तो रक्त को दूषित कर देता है कौन, पित्त। फिर रक्त के गंध, तो पित्त जाकर रक्त को दूषित कर देता है और कर देने के बाद पित्त क्या करता है ना, रक्त के गंध और वर्ण को धारण करने के कारण वो पित्त को लोहित पित्त यानी रक्त पित्त बोलेंगे। तो रक्त पित्त होने से पहले क्या सिम्टम आपका आएगा ना, यानी पूर्व रूप क्या आएगा ना, ननन अभिलाष, खाने के लिए इच्छा नहीं होगा। भुक्तस्य विदाह, खाना खा देने के बाद क्या होगा ना, जलन सृष्टि हो जाएगा। ऐसे पेशेंट अगर आपके ओपीडी में क्लिनिक में आ रहे हैं तो समझ लेना कि रक्त पित्त का पूर्व रूप ही होता है, तो इसलिए उसको रक्त पित्त का चिकित्सा देना है। तो इसलिए बहुत सारे जो पेशेंट हम लोग आते हैं, जैसे भुक्तस्य विदाह, खाना खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन होता है ना, बर्निंग सेंसेशन, भुक्तस्य विदाह मतलब क्या होता है ना, बर्निंग सेंसेशन आफ्टर फूड, खाद्य खाने के बाद, खाना खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन होता है, किसमें ना, रक्तपित्त का पूर्व रूप में है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे कंडीशन में रक्तपित्त का पूर्व रूप होता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर सोच लेते हैं कि ये क्या होगा, बहुत सारे डॉक्टर सोच लेते हैं कि ये अजीर्ण है, ये अजीर्ण है जिसमें पित्त ये होता है, और बहुत सारे बोल देते हैं उसको ये अम्ल पित्त है, ये अम्ल पित्त है, लेकिन ठीक है उसको अम्ल पित्त भी सोच लेते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, अम्ल पित्त लाइन का चिकित्सा करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे रक्त पित्त अधिकार में बहुत सारे ड्रग्स दिया गया व्हिच इज वेरी इफेक्टिव इन अम्ल पित्त ऑल्सो। तो जैसे कि रक्त और पित्त के साथ होने के बाद रक्त पित्त होता है और अम्ल का इन्वॉल्व हो जाता है, उसको अम्ल पित्त बोल देते हैं, समझ में आ गया। तो अम्ल पित्त का जो चिकित्सा दिया जाता है, रक्त पित्त की तरह ही इसका चिकित्सा किया जाता है। जैसे कि मैं एक ड्रग बोलूँ आपको, हमारा एक बुक है अभिनव चिंतामणि, हमारे एक बुक है, ठीक है, हमारा एक बुक है, वो बुक का नाम क्या है ना, अभिनव चिंतामणि, अभिनव, ये बुक का नाम याद रख लो, अभिनव चिंतामणि, हमारा एक बुक है अभिनव चिंतामणि, जिसका लेखक थे चक्रपाणि दास, जिसका लेखक कौन है, चक्रपाणि दास। इसको किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये उड़ीसा के बुक है, चक्रपाणि दास। वो चक्रपाणि दास कौन थे, एक मठा महंत थे, जैसे अपने मठ होता है ना बाबा जी लोगों का, तो एक मठ का एक महंत थे। ये अपने दिव्य दृष्टि से कुछ बुक लिखे थे, चिकित्सा बुक लिखे थे, जिसका नाम था अभिनव चिंतामणि। ये अभिनव चिंतामणि के एक चैप्टर है रक्तपित्त चिकित्सा, और ये रक्तपित्त चिकित्सा चैप्टर में उनके क्या होना, एक बढ़िया दवाई वो बोले हैं, उसका नाम है अभ्र रसायन। उसका नाम क्या है ना, अभ्र रसायन। तो वो चक्रपाणि दास ने अभ्र रसायन तो लिखे हैं मेडिसिन, लेकिन ये अभ्र रसायन को रक्त पित्त के अधिकार में लिखे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उसको ज्यादा अम्ल पित्त में दे देते हैं, अम्ल पित्त में देते हैं, जो कि फंटास्टिक काम करता है। अम्ल पित्त में हम लोग इसको दे देते हैं, वेरी नाइस एक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसलिए इसको बोला कि भुक्तस्य विदाह, खाना खाने के बाद विदाह होता है, ये होता है रक्तपित्त का पूर्व रूप। लेकिन अब अगर आप अम्ल पित्त का चिकित्सा दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये रक्तपित्त जो होता है वो अपना रक्तवर्ष तुष्टि के विकार का होता है, और रक्तवर्ष तुष्टि का विकार का जो ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट में बोला है आपको मूल स्थान का चिकित्सा करना पड़ेगा। तो मूल स्थान का है जकृत पीढ़ा का ट्रीटमेंट करेंगे, तो जकृत पीढ़ा में इधर है लिखा गया है, और उसका चिकित्सा सूत्र क्या है, विरेक उपवास मोक्ष रक्तपित्त हरिक्रिया। ना जकृत और प्लीहा जहां भी इन्वॉल्व है, उन सबों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चरक जी बोल रहे हैं विमान श्रोतो विमान में अपना ये में उसको बोल रहे हैं कि विरेक उपवास मोक्ष रक्तपित्त हरिक्रिया, विरेचन करना है, उपवास करना है, रक्तमुक्षण करना है, और रक्तपित्त चिकित्सा करना चाहिए, रक्तपित्त चिकित्सा। और यही रक्तपित्त चिकित्सा का एक दवाई है अवरोधन। तो यहाँ भुक्त से विधा, भले ही वो रक्तपित्त का पूर्व रूप है, फिर भी आप अम्लपित्त का दवाई दे सकते हो, मतलब उसको अवरोधन दे सकते हो। अगर यही विधा लेके नॉर्मली कोई पेशेंट आ रहा है, फिर भी अम्लपित्त सोच कर भी ये दवाई दे सकते हो, क्योंकि रक्तपित्त अम्लपित्त भी एक ही टाइप का ही होता है, ठीक है। फिर भुक्त अम्ल गंध रस उद्गार, और खाना खाने के बाद क्या होगा ना, जैसे कि अपना अम्ल जैसा गंध और रस का डकार आ जाता है,
भुक्त, ये सारे देखो ना, रक्त पित्त का पूर्व रूप में जितने सारे चीज बताया जा रहा है, ये सारे अम्ल पित्त का लक्षण, ये ऊर्ध्व अम्ल पित्त का लक्षण है। जैसे कि शुक्त, शुक्त मतलब क्या होता है ना, सिरका, सिरका जैसा गंध और रस का डकार आ जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में 1000 बार आता है। शुक्ताम्ल गंध रस उद्गार किसमें मिलता है? छर्देर अभिक्रम आगमन, बमन होगा, छर्दित विभत्सता, और विभत्स टाइप का छर्दी होगा जो बमन करेगा, वो छर्दित पदार्थ को देख के आपको घृणा लगेगा। ठीक है, स्वरभेद होगा। क्यों स्वरभेद होगा? उसमें स्वरभेद होगा क्योंकि बार बार छर्दी करने के बाद इसका बहुत वोमिटिंग हो जाता है, बाद में गला बैठ जाता है, इसलिए वो स्वरभेद हो जाएगा। गात्राणांग सदनम, अगर मान लीजिए किसी का बहुत वोमिटिंग हो गया तो क्या होगा ना, गात्र प्रदेश में सदन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा ना, परिदाह होगा, दाह होगा, और क्या होगा, मुखात धूमागमयिव, जैसे आपको पता चलेगा कि मुख से धुआं निकल रहा है। इसके बाद लोह लोहित मत्स्य आमगंधित्वम चास्य, और क्या होगा ना, अपने धुआं आना, मुख से धुआं आना, और मुख से लोहा की सी गंध आना, रक्त गंध, मछली की सी गंध आना, जैसे मत्स्य का गंध आना, रक्त का गंध आना, लोहा की गंध आना, और आम कच्ची गंध निकलना, जैसे कि थोड़ा अजब टाइप का बदबू निकलेगा, तो इसको बोलते हैं लोह लोहित मत्स्य आमगंधित्वमिव चास्य। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रक्त हरित हरिद्र त्वक, तो सारे जितने त्वचा पोचा सारे क्या होगा, रक्त हरित हरिद्र वर्ण हो जाएगा। और खाली त्वचा नहीं होगा, इसमें क्या सकृत होगा, यानी पुरुष होगा, मूत्र होगा, स्वेद होगा, और लला सिंघाण, जितने लाड़ हो गया अपना, सिंघाण हो गया। ठीक है, आस्य कर्णम, ये सारे चीज ऐसे हो जाएगा। और अंग में वेदना होगा, लोहित नील पीत श्याव वर्णनम, श्याव वदनम और चिस्मताम च रूपाणां स्वप्न दर्शनम अभिक्रम। तो आपका ये डिजीज में क्या होगा ना, स्वप्न में बार बार, जैसे कि शरीर का पीला हो जाना, अंग में वेदना, बार बार लाल नीला पीला श्याम के प्रकाशमान रूपों का स्वप्न में दिखाई देना, आदि रक्तपित्त के पूर्व रूप होते हैं। सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, लोह गंधिश्च निश्वास। देखो सुश्रुत बोल रहे हैं लोह गंधिश्च निश्वास, लोह गंधिश्च निश्वास, लेकिन चरक क्या बोल रहे हैं, लोह आमो। चरक क्या बोल रहे हैं ना, लोह लोहित मत्स्यागंधितम। ठीक है, लोह लोहित मत्स्य आमगंधितम, तीन चीजें, लोह वर्ण का, लोह लोहित मत्स्य आम गंधितम। ठीक है, इसको याद रख लो। इसके बाद भागवत बोल रहे हैं लोह लोहित मत्स्य आम गंधास्यत्वम अश्योत्तम। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट, रक्तपित्त का उपद्रव क्या होगा, रक्तपित्त का उपद्रव क्या क्या हो सकता है, रक्तपित्त होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसका फॉर्मूला आप याद रख लो, जो कि है दास केजे एसएसपीएस। दास मेरे नाम से संजीव कुमार दास, एक और एक ए लगा लेना, DAAS दास, KJA। ठीक है, KJ और SSPS, हम लोग साड़ी षष्ठी का पिंड स्वद नहीं बोलते, तो साड़ी षष्ठी का पिंड स्वद का शॉर्ट फॉर्म यही होता है, SSPS, साड़ी षष्ठी का, साड़ी षष्ठी का पिंड स्वेद। तो साड़ी षष्ठी का पिंड स्वेद का शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूं तो एक हो गया S, फिर हो गया एक S, फिर हो गया P, फिर हो गया S, यानी SSPS। तो ये जो फॉर्मूला के हिसाब से रक्तपित्त का उपद्रव होता है। तो पहले देखते हैं डी पे क्या होगा, दौर्बल्य, फिर ए पे क्या होगा, अरोचक, फिर ए के क्या होगा, अभिपाक, फिर एस पे क्या होगा, श्वास, के पे होगा काश, जे पे होगा ज्वर, ए पे होगा अतिसार, एस पे होगा सोफ, फिर एस पे होगा सुस, फिर होगा पांडुरोगा, देन नेक्स्ट होगा स्वरभेद। ऐसा क्वेश्चन में पीजी में आ सकता है, जैसे कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रस प्रदूषक विकार एंड ऑल्सो एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रक्तपित्त, या रक्तपित्त का उपद्रव भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रस प्रदूषक विकार एंड अपना रक्तपित्त उपद्रव होता है, तो ये होगा अपना पांडु रोग। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा
ना चरक। इसके बाद और एक चीज लिखा जा रहा है कि ये जो है अपना सुश्रुत बोल रहे हैं कि क्या क्या उपद्रव इसका है। सुश्रुत क्या क्या उपद्रव बोल रहे हैं? दौर्बल्य, श्वास, काश, ज्वर, बमथु, मद स्तंद्रा, मद स्तंद्रा, स्तंद्रिता, दाह, मूर्छा, भुक्ते चारण विदाह, स्तु, अधृति अपि सदा, हृदय तुल्या च पीड़ा, तृष्णा कंठस्य भेद, शिरसि च दहनं, पूति निष्ठीवनं च, द्वेषो भक्ते अविपाक, विरति अपि रते, रक्त पित्त उपसर्गा। और बागभट ने इस विषय के बारे में उपद्रव क्या बोले? उपद्रवंश विकृति ज्ञान तस्तेषु च अधिकम, अर्थात रक्त पित्त के उपद्रव को विकृत विज्ञान अध्याय के अनुसार जानना चाहिए। रक्त पित्त के उपद्रवों को विकृत विज्ञान अध्याय के अनुसार जानना चाहिए, जो लिखे इधर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना, रक्त पित्त का क्या मार्ग है, रक्त पित्त का मार्ग क्या है, यह थोड़ा ध्यान से आप देखो। इधर से रक्त पित्त का जो मार्ग बताया गया है, क्या लिखा हो? मार्गो पुनः अस्य दो। तो रक्त पित्त का इधर जो मार्ग कितना लिखा गया? दो मार्ग लिखा गया है, याद रख लो। एक ऊर्ध्व होगा, एक अधो होगा। एक ऊपर के मार्ग का होगा, एक नीचे की मार्ग का होगा। अगर ऊपर के मार्ग से अगर निकलेगा तो क्या होगा ना, कफ प्रकृति पुरुष जिसके शरीर में कफ अधिक संचय होता है, ठीक है, तो ऊपर की ओर कहाँ कहाँ निकलेगा ना, एक तो कफ प्रकृति पुरुष वाले, और दूसरा जिसके शरीर में कफ अगर संचय हो गया हो तो ऊपर की ओर तब क्या होता है ना, उसमें कफ के संपर्क से ऊपर की ओर जाता हुआ। तो एक चीज तो यहाँ मिल जाता है कि जहाँ ऊर्ध्व रक्तपित्त बारे में बोला जा रहा है, ऊर्ध्व अपर मतलब ऊर्ध्व मार्ग से जो जा रहा है उसमें किस दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा? कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऊर्ध्व की मार्ग से क्या क्या मार्ग ऐसा है ऊर्ध्व मार्ग जहां से वो जाएगा ना, ऊर्ध्व मार्ग में क्या हो गया? कान, कर्ण, नासिका, नेत्र, मुख, ठीक है, नेत्र और मुख हो गया, ठीक है। और फिर अधो मार्ग है, तो अधो मार्ग कहां से जाएगा ना, जहां अधो मार्ग है बात प्रकृति वाले पुरुष के क्या है ना, बात प्रकृति वाले इधर पुरुष हो किंवा जिसके शरीर में बात का अधिक संचय हो गया। तो यानी इससे हमको एक ही चीज मिल रहा है कि अगर अधो रक्तपित्त के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसमें जो दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो होगा अपना बात। समझ में आ गया? तो मार्ग अनुसार रक्तपित्त दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्ध्व जिसमें क्या होता है आइदर कफ प्रकृति पुरुष में होगा, नहीं तो जिसके शरीर में कफ ज्यादा प्रेडोमिनेंट हो उसमें होगा। और अधो क्या, और उसका मार्ग क्या? कर्ण, नासिका, नेत्र और मुख। फिर अधो मार्ग से क्या होता है ना, अधो मार्ग से जो बात प्रकृति वाला पुरुष हो यानी जिसके शरीर में बात का प्रेडोमिनेंस हो, उसमें क्या होता है ना, मूत्र मार्ग, मल मार्ग यानी गुदद्वार, ठीक है, ये मार्ग से क्या होता है ना, रक्तपित्त यानी रक्तपित्त निकलता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से यानी दोष के हिसाब से मार्ग दो बोला गया है। एक ऊर्ध्व मार्ग जो कफ के हिसाब से किया जाएगा और अधो मार्ग जो बात के हिसाब से किया गया है, ठीक है। तो कफ के संपर्क में ऊपर की ओर और वायु के संपर्क में नीचे की ओर, ठीक है। तो अगर रक्तपित्त का ऊर्ध्व का बोला जाएगा तो तुरंत बोल देना कफ संश्लिष्ट होगा, और अपना रक्तपित्त का जब अधो बोला जाएगा तो तुरंत बोल देना वात संश्लिष्ट होगा। तो दूसरे संश्लिष्ट के हिसाब से बेसिकली ऊर्ध्व अर्ध करके उसका मार्ग दो बोला गया है। लेकिन मैं और एक चीज डिस्कस कर देता हूं यहीं पे, मैं और एक चीज डिस्कशन कर देता हूं कि जब अपना नेक्स्ट श्लोक आ रहा है तो चरक जी क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं कि ये मार्ग तीन बोल रहे हैं। फिर इधर क्या क्या बोल रहे हैं ना, एक तो हो गया इसे ऊर्ध्वभागम, एक तो हो गया इधर ऊर्ध्वभागम, फिर दो नंबर पे चरक जी बोल रहे हैं देखो अधोभागम, फिर दो नंबर पे चरक जी बोल रहे हैं क्या भाई? अधोभागम, ठीक है। फिर और एक मार्ग इसका बोल रहे हैं क्या? उभय मार्ग, दोनों और अगर जाएगा ऊर्ध्व और अधो में दोनों मार्ग में अगर जाएगा तो उसको चरक जी बोल रहे हैं उभय मार्ग। उसको क्या बोल रहे हैं भाई? उसको क्या बोल रहे हैं ना, उभय भागम। वो हो जाएगा अपना 3 नंबर का मार्ग। तो रक्तपित्त का जो मार्ग है
दोषिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से पहला डिवीजन किया गया था ऊर्ध्व और अधो, जिसमें ऊर्ध्व में था कफ, अधो में था वात। समझ गए? अब जब साध्य साध्यता की दृष्टि से किया जा रहा है, जब साध्य साध्यता की दृष्टि से किया जा रहा है, ठीक है, जब साध्य साध्यता रक्तपित्त की साध्य साध्यता की दृष्टि से क्लासिफिकेशन रक्तपित्त किया जा रहा है, तो उसका मार्ग बोला जा रहा है तीन। एक होगा ऊर्ध्व, फिर दूसरा वाला होगा अधो, तीसरा वाला होगा उभय। समझ में आ गया? तो साध्य साध्यता के हिसाब से जब विवेचन किया जा रहा है तो रक्तपित्त का जो मार्ग है तीन है। एक है तो साध्य साध्यता के हिसाब से जब रक्तपित्त का मार्ग बोला जा रहा है तो पहला वाला क्या है ना, एक है ऊर्ध्व साध्य साध्य के हिसाब से, दो नंबर पे होगा अध, और तीन नंबर पे होगा उभय, और तीन नंबर पे होगा उभय मार्ग। ठीक है, तो साध्य साध्यता के हिसाब से, अगर साध्य साध्यता के हिसाब से जब चरक जी डिस्कशन किए हैं तो उसी हिसाब से जो रक्तपित्त का वो मार्ग बोले हैं, ये बोले हैं तीन, और टोटल मार्ग बोले हैं तीन, जब साध्य साध्यता के हिसाब से डिस्कशन किए हैं। जब निकलने के मार्ग, या बोल सकते हो आप निकलने के मार्ग और दोषिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से जब डिस्कशन किए हैं, तो जब दोषिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से किए हैं उसको क्या बोलेंगे, दोषानुसार हम बोल सकते हैं। ठीक है, जब दोष के हिसाब से वर्णन कर रहे हैं चरक जी, और जब अपना निकलने का मार्ग, निकलने का मार्ग, ठीक है, जब दोष के मतलब जब दोष इन्वॉल्वमेंट और निकलने का मार्ग के बारे में जब डिस्कशन चरक कर रहे हैं, यानी इसी के हिसाब से हो जाएगा रक्तपित्त का दो मार्ग, एक होगा ऊर्ध्व जिसमें कफ संश्लिष्ट रहता है, एक होगा ऊर्ध्व, ठीक है, एक होगा ऊर्ध्व जिसमें कफ रहता है, और एक होगा अधो, एक होगा अधो जिसमें वात संश्लिष्ट रहता है। समझ गए आपका? तो दो कंटेक्स्ट पे, एक हो गया 8 नंबर श्लोका, या 8 नंबर श्लोका में ये दो मार्ग बोला गया है, 200 इन्वॉल्वमेंट और निकलने का मार्ग के हिसाब से। और जो नेक्स्ट श्लोका था 9 नंबर का, ठीक है, 9 नंबर श्लोक में साध्य साध्यता के हिसाब से, साध्य साध्यता के हिसाब से बोला गया है ऊर्ध्व, अध और उभय मार्ग। जो तो यानी चरक जी बहुत बोल रहे हैं, एक जगह पे बोल रहे हैं दो मार्ग, एक जगह पे बोल रहे हैं तीन मार्ग। ठीक है, ये मेरा डिस्कशन है, ये मेरा उक्ति है, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे ही डिवीजन किया गया है। नहीं तो चरक जी दोनों जगह पे सेम बात को अलग अलग क्यों लिखे? ठीक है, इसके बाद क्या होगा ना, वही जो दो मार्ग बताया गया वहीं पे अपना सुश्रुत बोल रहे हैं, आमाशयात ब्रजेत ऊर्ध्वम अध, आमाशयात ब्रजेत ऊर्ध्वम अध, पक्वशात ब्रजेत, तथा आमाशय को कफ का स्थान माना गया है। आमाशय को क्या कफ का स्थान माना गया है, अतः यहाँ दोष का प्रकोप होने से वह ऊर्ध्व मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और पक्वाशय को वात का स्थान माना गया है। एक हो गया आमाशय, एक हो गया आमाशय को कफ का, और पक्वाशय को इधर वात का स्थान माना गया है, वात का स्थान माना गया है। अतः यहाँ दोष का प्रकोप होने से वो अधो मार्ग से प्रवृत्त होगा। तो आमाशय में कफ का रहता है, तो इसीलिए वो क्या होगा, ऊर्ध्व मार्ग में जाएगा, इसलिए वो ऊर्ध्व मार्ग में जाएगा। और पक्वाशय में वात का होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा ना, अधो मार्ग में प्रवृत्त होगा। समझे आप? और इसको अष्टांग हृदय लिख रहे हैं, ऊर्ध्व नासाखी कर्णस्य मेढ्र जोनि गुदई अध कुपितंग रूम कुपेश्च समस्तश्च प्रवर्तित। अष्टांग हृदय बोल रहे हैं, जब नासिका, चक्षु, कर्ण, मुख, लिंग यानी पुरुष मूत्रेंद्रिय, गुद कुपित होने पर सभी रूमकूपों से भी निकलने लगता है। यह अष्टांग हृदय के हिसाब से उसको याद रख लो अच्छी तरीके से, कहाँ का मार्ग है। इससे साध्यता असाध्यता का भी निर्णय किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे साध्यासाध्यता के बारे में, वो क्या रहेगा ना भाई, देखो कि ये बोला जा रहा है कि जब जत ऊर्ध्व भागम तत्साध्यम, इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ऊर्ध्व भाग से
अगर आपका रक्तपित्त हो रहा है तो ये हो जाएगा साध्य। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार। ऊर्ध्व भाग में अगर रक्तपित्त हो रहा है, यानी ऊर्ध्व भाग में मतलब नासिका से, कर्ण से, चक्षु से, मुंह से अगर निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो रक्तपित्त साध्य होगा। क्यों साध्य होगा? क्योंकि इसमें क्या रहेगा, ऊर्ध्व भाग जो होगा इसमें पहला एक चीज बोला गया था, कफ का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन चरक चिकित्सा में और एक चीज याद किए कि कफ का तो बेसिक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसके साथ पित्त का भी इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि पित्त रक्त पित्त है ना। तो जब पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, अब अपना ऊर्ध्व भाग से साध्य इसलिए होता है क्योंकि कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऊर्ध्व भाग में अगर किसी का रक्तपित्त हो रहा है, यानी आंख, कर्ण, चक्षु, नासा, ये सारे चीजों के अगर ब्लीडिंग ये चीज में हो रहा है, ये साध्य होगा, क्योंकि इसमें हम विरेचन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विरेचनो उपक्रमण्यत्वात्। तो मेरे को अब बोलो, ऊर्ध्व का रक्तपित्त जो होगा, ये ऊर्ध्व मार्ग से जो रक्तपित्त होगा उसको बोलते हैं क्या? ऊर्ध्व का रक्तपित्त। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ऊर्ध्व रक्तपित्त। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व का रक्तपित्त, यानी ऊपर के मार्ग से जो जो रक्तपित्त होता है, यानी ब्लीडिंग होता है, वो साध्य होता है। क्यों साध्य होता है? क्योंकि विरेचन उपक्रमीयत्वात्। क्योंकि अगर ऊर्ध्व से, अगर मुंह से किसी का ब्लीडिंग हो रहा है, अगर किसी का मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, इसका ब्लड वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, इसका मुंह से वोमिटिंग हो रहा है, या बोल सकते तो आंख से भी वोमिटिंग हो रहा है, और बोल रहे हो नाक से वोमिटिंग हो रहा है, और इधर कान से भी ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये किसकी ओर जा रहा है? ऊपर की ओर मार गए। तो ऊपर की ओर मार जितने सारे हैं, अगर ऊपर की ओर से ब्लीडिंग हो रहा है, साध्य इसलिए होगा क्योंकि हम लोग विरेचन उसमें कर पाएंगे। ऊपर की अगर रक्तपित्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त हो रहा है, तो तुरंत क्या करना है? निकाल देना है, विरेचन कर देना है। सद्य विरेचन दे दो, संशोधन पूरा प्रॉपर क्लासिकल विरेचन दो, जो भी दो, तो विरेचन किया जाता है। तो ऊर्ध्व मार्ग से जिसका रक्तपित्त होता है, उसको विरेचन दे देने से तुरंत ये क्या होगा? नहीं, रक्तपित्त कम जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगा, इसलिए उसको साध्य बोला गया है। क्योंकि क्यों विरेचन देंगे? क्योंकि इसमें बेसिकली क्या रहता है? पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है और कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये हो गया एक कारण, ये हो गया एक कारण कि ऊर्ध्व का रक्तपित्त साध्य होगा। पहला कारण क्या है ना? विरेचन उपक्रमण्यत्वात्, हम विरेचन दे देंगे। और दूसरा कारण क्या है साध्य होने का? बहु औषधत्वात्। बहु औषधत्वात् मतलब ये पित्त का इधर इन्वॉल्वमेंट है, ये रक्तपित्त में पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। तो पित्त को समन करने के लिए क्या ड्रग्स चाहिए? कषाय, तिक्त, मधुरा। कषाय, तिक्त और मधुर रस वाला ड्रग्स चाहिए। तो कषाय, तिक्त और मधुर रस वाला ड्रग बहुत मात्रा में अवेलेबल है, प्लेंटिली अवेलेबल है। तो इसीलिए इसे बोला गया है बहु औषधत्वाच्च। प्लेंटी मीनो कषाय, तिक्त रस वाला, कषाय रस वाला, तिक्त रस वाला और मधुर रस वाला, और मधुर रस वाला बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, इसीलिए वो साध्य होता है। तो एक ही चीज देखो भाई, ऊर्ध्व रक्तपित्त न तत्र ऊर्ध्व भागम तत्साध्यम। तो ऊर्ध्व का मतलब ऊर्ध्व भाग से निकलने वाला रक्तपित्त, वो ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है दो कारण से। नंबर वन कॉज है विरेचन उपक्रमणीयत्वात्। विरेचन हम लोग दे देते हैं उसको तुरंत, यानी सद्य विरेचन दे देते हैं या क्लासिकल विरेचन दे देते हैं। क्यों विरेचन देते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादा में पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है और साथ ही साथ कफ का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। और क्या होगा? और बहु औषधत्वात्, यानी पित्त के लिए, ये रक्त के लिए जो श्रेष्ठ रस होता है कषाय, तिक्त, मधुर, और कषाय, तिक्त, मधुर रस वाला बहुत सारे ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए ये साध्य है, ठीक है। तो ये हो गया ऊर्ध्व का रक्तपित्त का साध्यता का कारण। तब हम सेकंड वाला में डिस्कशन करेंगे, जत अधोभागम तद जाप्यम। तो अधो का रक्तपित्त यानी नीचे मार्ग से जिसका ब्लीडिंग होता है, यानी मान लीजिए जिसका पेनिस से हो रहा है, जिसका रेक्टम से हो रहा है, जिसका अनर से हो रहा है, वो क्या जाप्य होगा, वो रक्तपित्त जाप्य होगा। उसका नाम क्या देंगे हम? अधोघ रक्तपित्त। उसका नाम हम क्या देंगे?
ना अधोग रक्तपित्त। ये था क्या, जाने रहा, ठीक है, छोड़ दो। तो पहला वाला जो था ये क्या था ना, पहला वाला जो था वो था, पहला वाला जो था ये था ऊर्ध्वग। पहला वाला जो था वो था ऊर्ध्वग रक्तपित्त। अब जो सेकंड वाला हम डिस्कशन करेंगे ये क्या होगा, अधोग रक्तपित्त। ये सेकंड वाला क्या होगा ना, सेकंड वाला क्या होगा ना, अधोग रक्तपित्त। अधोग मतलब अधो मार्ग से होता है, क्या क्या, गुदा, मूत्र, और ऊर्ध्वग का मैं बता दिया हूं ऑलरेडी। तो गुदा और मूत्र मार्ग से जो होता है रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग होता है वो जाप्य होगा। क्यों जाप्य होगा, व्हाट डू मीन बाय जाप्य? जाप्य का मतलब ये होता है ट्रीटेड बाय डिफिकल्टी, ट्रीटमेंट विद डिफिकल्टी, ट्रीटमेंट विद डिफिकल्ट। बड़ा डिफिकल्ट के साथ इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, बड़ा डिफिकल्टी के साथ उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, वो होता है जाप्य। तो जाप्य क्यों होगा, जाप्य इसीलिए वो होगा क्योंकि अधोग रक्तपित्त में हम लोग क्या देते हैं ना, वमन कर्म करवाते हैं। क्या करते हैं, अधोग रक्तपित्त में हम लोग क्या देते हैं ना, वमन कर्म करते हैं। अर्धोग रक्तपित्त में वमन उपक्रमणत्वात्, इसमें वमन करते हैं। तो जिसका नीचे की ओर ब्लीडिंग हो रहा है उसको वमन किया जाता है, इसलिए वो जाप्य हो। क्योंकि वमन ऐसे एक फोर्सफुल चीज होता है, जिसका ब्लीडिंग हो रहा है और उसको वमन दे रहा हो, वो तो डिफिकल्टी होगा ना, तो वमन दिया जाता है। और सबसे सेकंड वाला कॉज क्या है ना, वमन तो हो गया पहला वाला कॉज, ठीक है। वमन जो था ये वमन था, ये पहला वाला कॉज था कि अधोग रक्तपित्त वो जाप्य इसीलिए है ताकि इसमें वमन दिया जाता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, नंबर 2 है कि अल्प औषधत्वाच्च ना, ऐसे अल्प औषधत्वाच्च, ये हो जाएगा सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। जाप्यता का कारण, अधोग रक्तपित्त जाप्यता का कारण का सेकंड हो गया अल्प औषधत्वात्। इसमें क्या होगा ना, केवल मधुर रस प्रधान औषध है, यानी अल्प औषध इसमें अवेलेबल होता है, इसमें ज्यादा औषधि अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा औषधि अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए ये हो गया जाप्य। तो अधोग रक्तपित्त जाप्यता का दो कारण है, पहला कारण उसमें वमन करते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, और अधोग रक्तपित्त में जब ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो औषधि होता है वो औषधि बहुत कम होता है, केवल मधुर रस प्रधान औषधें कम होते हैं, ठीक है। केवल मधुर रस प्रधान औषध कम होता है, यानी अल्प औषधत्व तो इसमें होता है, ठीक है। और ये हो गया अपना सेकंड वाला वेराइटी। और थर्ड वाला वेराइटी जो होगा ये होगा जद उभय भागम, दोनों मार्ग से जब रक्तपित्त होता है, जब उभय भागम तत् असाध्यम, तो दोनों मार्ग से यानी ऊपर की मार्ग से और नीचे की मार्ग से अगर हो रहा है तो ये असाध्य हो जाएगा। क्यों असाध्य हो जाएगा, क्योंकि नीचे मार्ग के लिए वमन, ऊपर मार्ग के लिए विरेचन। जब उभय मार्ग में होता है तो दोनों साथ आप लोग कभी भी विमन और विरेचन नहीं दे पाओगे ना किसी को, तो क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, वमन विरेचन नहीं दे पाओगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो इसीलिए ये असाध्य हो जाता है। इसलिए पहला कारण इसमें ये बोला गया है वमन विरेचन अयोग्यत्वात्, बिकॉज एक ही पेशेंट को एक बार आप वमन फिर आधा घंटे में विरेचन कभी नहीं दे पाओगे। वमन उपयोगी, वमन विरेचन उपयोगित्वात् अनौषध होते अच्छे, और इसमें क्या होगा ना, औषध अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है। पहले वाले में ऊर्ध्वग में क्या था, बढ़िया औषध था, मिल रहा था। अधोग में क्या ना, अल्प औषध था। और तिर्जक में अपना उभय मार्ग में क्या होगा ना, अनौषधत्वात्, ना ही औषध, औषध ही नहीं है, ठीक है। तो अधो वाला जो चीज है वो दो कारण से, यानी एक ऊर्ध्व गया एक अधो गया, और उभय मार्ग जो है दो कारण से असाध्य है। नंबर 1, वमन विरेचन एक साथ आप नहीं कर पाओगे जो वेरी डिफिकल्ट है, और अगर वमन विरेचन एक साथ में नहीं कर पा रहे तो उसके लिए टर्म क्या है, विरुद्ध उपक्रमत्वात्। विरुद्ध उपक्रम मतलब एक के लिए अगर वमन दे रहा हो तो दूसरे के लिए विरेचन देना है, जो पॉसिबल नहीं है। और अनौषधत्वात्, और जिसमें औषधि अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हो गया अपना रक्तपित्त का ऊर्ध्वग और अधोग का वेराइटी, ठीक है। तो
इसके बाद एक चीज आ रहा है कि रक्तपित्त का ऐतिहासिक कारण क्या होगा। रक्तपित्त का ऐतिहासिक कारण क्या होगा, मैं ऑलरेडी आपको बताया जा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दक्ष यज्ञो उध्वंसे रुद्रकोप अमरस्य अग्नि नाम, सारी चीज मैं बोल दिया। रुद्र का, शिव जी का क्रोधित हुए थे और दक्ष का जो यज्ञ था वो नष्ट हो गया था। ठीक है, तो ये होता है रक्तपित्त का ऐतिहासिक कारण, और आप बोल सकते हैं रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण। तो निदान जो था ये दो प्रकार का मैं बताया था, एक होता है सन्निकृष्ट, एक में क्या बोला था, एक होता है सन्निकृष्ट निदान। जी के, सन्निकृष्ट मतलब क्या, जो वेरी क्लोज निदान होता, दो सादी सन्निकृष्ट कारण, और एक दूसरा होगा विप्रकृष्ट कारण। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हुई चौदह फॉलो की द विप्रकृष्ट कारण ऑफ ज्वर, तो लिखना ये वाला चीज, दक्ष यज्ञ उध्वंस रुद्रकोप अमरसेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। इसके बाद आएगा ये ज्वर का जो, ये जो रक्तपित्त होगा इसका चिकित्सा सूत्र क्या होगा ना। एक ही चीज देखो ना, रक्तपित्त जो होगा इट इज ए वेरी इमरजेंसी कंडीशन, किसका ब्लीडिंग हो गया तो ये बहुत इमरजेंसी होता है ट्रीटमेंट की ओर से। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तस्य आशुकारिण। ये जो ट्रीटमेंट होगा रक्तपित्त का, आशुकारी मतलब इट इज मोस्ट इमरजेंसी, आशुकारी मतलब इट इज मोस्ट इमरजेंसी, ये बहुत इमरजेंसी होता है। तस्य आशुकारिणात अग्नि, ये बहुत आशुकारी होता है क्योंकि दावाग्नि के समान शीघ्र विनाशकारी रक्तपित्त रोग की शीघ्र शांति के लिए। क्योंकि जैसे आप दो प्रकार का अग्नि होता है, अग्नि आप देखे हो, अग्नि का वेराइटी हम पदार्थ विज्ञान के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो अग्नि होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है बड़वाग्नि, ठीक है, ये बड़वाग्नि होता है, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा पदार्थ विज्ञान में। बड़वाग्नि है एक दावाग्नि है, एक दावाग्नि है, एक बड़वाग्नि है। ठीक है, तो ये दावाग्नि का तरह ही होता है रक्तपित्त। और क्या होता है, आशुकारी, आशुकारी मतलब वेरी इमरजेंसी होता है। तो तस्य आशुकारिण दावाग्ने इव। ठीक है, तो दो कारण है रक्तपित्त चिकित्सा करना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दो कारण। नंबर वन कारण क्या होगा ना, तस्य आशुकारिण और दावाग्नि, ये दो कारण। आशुकारी मतलब इट इज वेरी इमरजेंसी, क्यों, किसका ब्लीडिंग हो रहा है, मर जाएगा बेचारा। और दावाग्नि यानी अग्नि की, दवाग्नि की तरह वो स्प्रेड करता है तुरंत, तो इसलिए मोस्ट इमरजेंसी है उसको ट्रीटमेंट करने का। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ना, मात्रा को देख के, देशों को देख के, कालों को देख के। ये चीज क्यों बोला गया, मात्रा मतलब मान लीजिए किसी का ब्लीडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो आपने क्या किया, एक डोज दवाई दे दिया, काम करेगा क्या, इसलिए मात्रा को देखना चाहिए। फिर क्या, देशों क्यों देखेंगे, देशों मतलब ये अभी जो देश है ये आपको देखना है कि जंगल देश है ना अनुपदेश में, इसमें क्या ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पित्त है ना कफ है ना बात है, उसको देख के करना है। काला क्यों देखेंगे, मान लीजिए शरद ऋतु है, रक्तपित्त किसी को हुआ है और शरद ऋतु में हुआ है, तो शरद ऋतु में नॉर्मल क्या दोष का प्रकोपित होता है, वर्षा सूचियते पित्तं शरद काल प्रकोप्यति, यानी वर्षा में संचित पित्त शरद काल में प्रकोपित होता है। तो ऐसे पित्त का शरद काल में ज्यादा प्रकोपित होगा, और शरद काल अगर होगा तो इसलिए रक्तपित्त को ज्यादा ध्यान से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पित्त का अपना संचय प्रकोप हुआ है। ठीक है, इसके बाद संतर्पण, किसी को संतर्पण किया गया है, किसी को अपतर्पण किया गया, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मृदु मधुर शिशिर तिक्त कसाई अभिवर्जय, ये सारे चीज को भोजन द्वारा, ये सारे मृदु मधुर शिशिर तिक्त कसाई, ये सारो ऐसे प्रिडोमिनेंस रस का और ये कॉन्स्टिट्यूएंट का भोजन द्वारा, तथा प्रदेह, रक्तपित्त जब होता है हम मृदु खाद्य देंगे, मधुर रस वाला चीज देंगे, शिशिर शीतल वाला देंगे, तिक्त वाला देंगे, कषाय वाला देंगे, ये सारे खाद्य हम देंगे ना भाई, ये सारे फूड हम देंगे। या और क्या करेंगे ना, परिषेक करेंगे, शीतल परिषेक करेंगे, ठीक है, और अवगाहन करेंगे, जलपूर्ण शीतल जल में बैठ जाना, और शीतल पदार्थों का स्पर्श करेंगे, और बमन आदि द्वारा चिकित्सा करें, ठीक है। तो ये चिकित्सा सूत्र है किसका, रक्तपित्त का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो ऊर्ध्व का रक्तपित्त था वो एक्चुअली साध्य क्यों था, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ाया जा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो ऊर्ध्व का रक्तपित्त था व्हाई इट इज साध्य, जो ऊर्ध्व रक्तपित्त था वो साध्य क्यों है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ श्लोक इधर इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि विरेचन अस्य योगित्वात् बहुत्वात् भेषजस्य च, जो ऑलरेडी बताया गया है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त में पहले तो विरेचन किया जाता है, पहले तो विरेचन किया जाता है, और ये क्या होगा ना बहुत्वात् भेषजस्य, और इसमें ये ऊर्ध्वक रक्तपित्त के लिए बहुत ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है। जो ड्रग का क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट, जो ड्रग का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होना चाहिए ना, कषाय तिक्त मधुर रस वाला ड्रग्स जो हमारे पास बहुत अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका हूँ। फिर विरेचनं तो पित्तस्य यथार्थ परम औषधम, और विरेचन क्यों ऊर्ध्वक अम्लपित्त ऊर्ध्वक रक्तपित्त क्यों साध्य होता है, पहले तो इसमें विरेचन किया जाता है और इसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और विरेचन होता है पित्त के लिए परम औषधम, इसीलिए वो साध्य होता है। जश्च तत्र अन्वश्च श्लेष्मा तस्य चानघमं स्मृतम, और ये रक्तपित्त में क्या होता है कफ का संबंध रहता है, और ये रक्तपित्त में क्या ऊर्ध्वक में क्या होता है ना कफ का संबंध रहता है, तो इसलिए ये क्या होता है ना साध्य होगा। भवेद जोगाभंग तत्र मधुरं चैव भेषजम, और इसमें क्या होगा ना ऊर्ध्वक रक्तपित्त में तिक्त कषाय रस प्रधान औषध के साथ मधुर प्रधान और मधुर रस प्रधान औषध भी अवेलेबल होगा, तो इसलिए ऊर्ध्वक रक्तपित्त साध्य होगा। देखो जितने सारे चीज मैं पहले बोला सारे चीज को इधर में कंपाइल कर दिया। पहला रक्तपित्त ऊर्ध्वक रक्तपित्त साध्य होने का पहला कारण है क्या, विरेचन से योगित्वात् बहुत्वात् भेषजस्य, इसमें विरेचन हम कर पाएंगे। क्यों विरेचन करेंगे ना, विरेचन तो पित्त से जयर्थ परम औषधम, ये श्लोका देखो ये जो ए वाला था ये ए का एक्सप्लेनेशन इधर ही है। क्यों विरेचन, विरेचन योगित्वात्, विरेचन दे पाने से ऊर्ध्वक रक्तपित्त साध्य होता है। क्यों विरेचन देंगे ना, विरेचन अपना पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा होता है, और ये रक्तपित्त में पित्ती इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए विरेचन तो पित्त से जयर्थ ये परम औषध होता है इसमें, ठीक है। एक ए वाला एक्सप्लेनेशन गया। फिर बी में साध्यता में क्या बीज क्या सपोर्ट करता है ना, बहुत्वात् भेषजस्य, तो बहुत सारे औषध इसमें अवेलेबल है। किसमें, वो ऊर्ध्वक अम्लपित्त अपना ऊर्ध्वक रक्तपित्त का चिकित्सा के लिए बहुत सारा दवाई अवेलेबल है, और ये दवाई का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, पहले तो कषाय होगा, फिर तिक्त रस वाला होगा जो चिकित्सा में बोला गया है, कषाय और तिक्त रस वाला होगा जो चिकित्सा में बताया गया है, और इसके साथ भवे जोगाभंग तो मधुरंग चैव भेषजम, मधुर रस वाला औषध ये भी बहुत अवेलेबल है। और अपना ऊर्ध्वक में विरेचन का और क्या फंडा है ना, श्लेष्मा चौस्य चाघनम च, यानी कफ का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है, तब कफ का संबंध रहता है, ठीक है। और कफ को दूर करने के लिए विरेचन भी बढ़िया चिकित्सा होता है। कफ को चिकित्सा करने के लिए विरेचन अधम नहीं होता। याद करो चरक सूत्रस्थान में मैं एक जगह पे पढ़ाया हूँ, उपस्थित है श्लेष्मपित्ते, याद करो मैं पढ़ाया हूँ। वमन के लिए क्या क्या करना चाहिए, विरेचन के लिए क्या क्या कराना चाहिए, मैं अच्छी तरह मैं आपको पढ़ाया हूँ। उपस्थित श्लेष्मपित्ते याद करो, पक्वाशय और आमाशय के बारे में क्या डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आप समझ गए आप लोग कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त क्यों साध्य होगा, इतने सारे कारण है। वो पित्त तो इन्वॉल्वमेंट है और इसके साथ कफ भी इन्वॉल्वमेंट है, और कफ भी विरेचन के लिए मंद नहीं होता है, वो कफ को भी हम विरेचन से निकाल सकते हैं, जो सिद्धि स्थान में भी डिस्कशन किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अधोग अम्लपित्त, सर मैं अम्लपित्त बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी आप गलती हो जा रहा है मेरा। तो अधोग रक्तपित्त में क्या होगा ना, अधोग रक्तपित्त जो होगा ये क्या होगा, मैं बोला था ना ये होगा वो था साध्य था, और अधोग रक्तपित्त जो था वो था जाप्य था। तो अधोग रक्तपित्त जाप्यता का क्या कारण है, पहला क्या कारण है, वमनस्य अल्पयोगित्वात् अल्पत्वात् भेषजस्य च। एक पहला रीजन क्या होगा ना, अधोग रक्तपित्त में वमनस्य अल्पयोगित्वात्, ये ए वाला एक्सप्लेनेशन है ना। अधोग अम्लपित्त में क्या होता है, वमन क्रिया द्वारा अधिक लाभ नहीं हो पाता, वमनस्य अल्पयोगित्वात्, वमन से ज्यादा लाभ नहीं हो पाता, इधर लिखा गया है वमन से ज्यादा लाभ नहीं हो पाता, और ऐसे भी वमन एक डिफिकल्ट प्रोसीड्योर है, इसके लिए वो होता है जाप्य। फिर ये अधोग रक्तपित्त के लिए क्या होगा, अल्पत्वात् भेषजस्य, जो अधोग अम्लपित्त की चिकित्सा के लिए जो ड्रग्स चाहिए वो अल्प मात्रा में ही मिलता है, हमको ज्यादा ड्रग्स नहीं मिलता, इसके उपयोगी औषध द्रव्य भी बहुत कम मिलते हैं। ये बी नंबर का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद वमन ही न पित्तस्य हरण श्रेष्ठम उच्यते, इसका और एक एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सी नंबर एक्सप्लेनेशन है क्या कि
अधोघ रक्तपित्त जाप्य इसलिए है क्योंकि पहले उसमें वमन किया जाता है और वमन द्वारा ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रक्त पित्त में क्या इन्वॉल्व है? रक्त और पित्त। पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होता है? विरेचन होता है। लेकिन वमन अगर देंगे तो पित्त के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट सी में चरक जी बोल दिए हैं, वमन ही न पित्त से हरण श्रेष्ठ उच्यते। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वमन ही न पित्त से हरण श्रेष्ठ उच्यते, इसलिए वमन, इसलिए वो जाप्य है। थर्ड वाला पॉइंट में क्या होगा ना, जश्च तत्र अन्वयु वायु तत्शांतो च अवरस्मृतम। ये डी वाला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है ना, ये बोला जा रहा है कि अधोघ रक्तपित्त में जो वायु का संबंध होता है उसकी शांति के लिए वमन को अधम माना गया है। कितना इंपॉर्टेंट चीज देखो। और इसमें अधोघ रक्तपित्त में क्या था ना, वायु का इन्वॉल्वमेंट था। जैसे अपना ऊर्ध्व में था कफ का और विरेचन दिया जा रहा था, और विरेचन चिकित्सा कफ के लिए कोई मंद चिकित्सा नहीं है, अच्छा चिकित्सा है। लेकिन अधोघ रक्तपित्त में जो वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वायु चिकित्सा, वायु की चिकित्सा के लिए वमन वर्स्ट होता है। वमन वायु चिकित्सा के लिए बिल्कुल फिट ही नहीं होता है, इसलिए वो होता है जाप्य। जैसे कि तत्र अन्वयु वायु तस्मात् शांतो च अवरस्मृतौ। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा इसका किस बारे में बोला गया है। वमन ही न पित्त से हरण सिस्टम उच्यते, कहाँ बोला गया है, सबको याद रख लो। फिर इसके बाद क्या है, तच्च जोगा बहु तत्र कषाय तिक्त का नीचो। अब रस के बारे में डिस्कशन हो रहा है और बोला क्या जा रहा है ना, कषाय तथा तिक्त द्रव्य पित्तनाशक होते हैं। कषाय तथा पित्त द्रव्य, तिक्त रस पित्तनाशक होता है, फिर भी उक्त द्रव्य बात को शांत करने के क्षेत्र में असमर्थ होता है। जस्ट अपोजिट, अधोघ रक्तपित्त में वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है और रक्तपित्त की चिकित्सा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कषाय और तिक्त रस द्रव्य दे देते हैं। ये तो भले ही पित्त को नाशक करेगा, लेकिन साथ ही कषाय और तिक्त क्या करेगा ना, कटु तिक्त कषाय वायु को बढ़ा देगा, इसलिए वो हो जाएगा जाप्य। ठीक है, तस्मात् जाप्यं समाख्यातम जद उक्तम अनुलोमगम। इसलिए अनुलोमगम यानी नीचे के मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त जाप्य हो गया। इधर देखो एक चीज, ये जाप्य है और ये जद उक्तम अनुलोमगम, ये अनुलोमगम किसके बारे में, ये एग्जाम में आएगा। तस्मात् जाप्यं समाख्यातम जद उक्तम अनुलोमगम, ये अनुलोमगम का अर्थ क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ अनुलोमगम। तो अनुलोमगम का इधर मीनिंग है क्या ना, अधोघ रक्तपित्त। अनुलोमगम का मीनिंग क्या होता है इधर, इधर अनुलोमगम का मीनिंग क्या होगा ना, अधोघ रक्तपित्त, अधोघ आरपी रक्तपित्त। ठीक है, इसके बाद क्या है ना, उभय मार्गज रक्तपित्त। जो उभय मार्गज रक्तपित्त होगा ये क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये असाध्य होगा। क्यों असाध्य होगा ना, न ही संशोधन किंचित अस्य प्रतिमार्गम। यानी प्रतिमार्ग मतलब जैसे कि एक वमन के लिए जब जब ऊर्ध्व हो रहा था तो विरेचन कर देते थे, एक प्रकार ट्रीटमेंट तो दे रहते थे। जिसका अधोघ होता था उसको वमन देते थे, वो तो एक प्रकार का ट्रीटमेंट हो गया। जब ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्ग में रक्त का निकलना शुरू हो जाएगा तो एक ही साथ हम वमन और एक ही साथ हम विरेचन नहीं दे पाएंगे। ये एक ही साथ वमन और एक ही साथ विरेचन देना जो प्रोसीडियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, प्रतिमार्ग हरण बोलते हैं। प्रतिमार्ग हरण, प्रतिमार्ग हरण मतलब एक ही साथ दोनों मार्ग में से दोष को हरण करना। तो प्रतिमार्ग हरण जो चिकित्सा होना चाहिए लेकिन पॉसिबल नहीं है, एक ही साथ आप वमन विरेचन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो न ही संशोधन किंचित अस्य प्रतिमार्गम, मतलब उभय मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त की चिकित्सा के लिए कोई प्रतिमार्ग यानी जिस मार्ग से प्रवृत्त हो रहा हो उसके विपरीत मार्ग में चिकित्सा हम नहीं दे पाएंगे, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर के मार्ग से हो रहा है तो विरेचन देना चाहिए, नीचे होता है तो वमन देना चाहिए। अगर उभय में होगा दोनों दे देंगे तो प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पेशेंट मर जाएगा। तो प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्त विधीयते। ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे, समझ में आ गया, इसीलिए वो होता है असाध्य। फिर एवं एवं उपशमं सर्वस्व नास्य विद्यते, कभी नहीं करना चाहिए। संश्लिष्टेषु तो दोषेषु सर्वजीतम शमनं मतम, अर्थात इसी प्रकार दोनों मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त की शांति के लिए कोई संशमन औषध का व्यवस्था भी नहीं है, कोई संशमन औषध भी आप नहीं दे सकते, इसलिए यह असाध्य होता है। ठीक है, और त्रिविधोदकम रक्तं मार्ग विशेष, इस प्रकार के मार्ग भेद से
तीन प्रकार के परिणाम वाले साध्य, जाप्य और असाध्य रक्तपित्त का वर्णन किया गया। अब मैं बोला था कि मेरे हिसाब से मैं आपको डिस्कशन किया था। अब आप यहाँ एक चीज याद रखो, मेरे हिसाब से वो डिस्कशन में दिया था, लेकिन एक चीज याद रखो कि त्रिविधो उदकम रक्तम मार्ग विशेषतः। ठीक है, ये 2 नंबर पॉइंट में कुछ टीका दिया गया है, देख लेते हैं क्या देते हैं। त्रिविधो उदकम इति त्रिविध जातीय फलम। अच्छा छोड़ दो। तो इधर चरक जी लिख रहे हैं क्या, त्रिविधो उदकम रक्तम मार्ग विशेषतः। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि मार्ग विशेष से रक्तपित्त कितने प्रकार का है, आप सभी मारना 3 वैरायटी। अकॉर्डिंग टू मार्ग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रक्तपित्त, 3, ऊर्ध्वग, अधोग और उभयग। ठीक है, और 2 प्रकार का जो है वो श्रावण के हिसाब से जो मैंने समझाया था, और 2 प्रकार का जो है वो भी 8 नंबर श्लोका में है। ठीक है, और 3 प्रकार का जो है बहुत जगह पे है इधर, लेकिन फाइनली लिखा है कि मार्ग विशेष के अनुसार 3 प्रकार का ही रक्तपित्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, समझे आप। साध्य के असाध्य में हेतु क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो। रक्तपित्त कब साध्य, रक्तपित्त असाध्य कब हो जाता है ना, प्रेष्य उपकरण अभावात। अर्थात प्रेष्य मतलब कोई रक्तपित्त का रोग आया आपके पास, लेकिन आपके पास अटेंडेंट नहीं है, तो अगर अटेंडेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, साध्य असाध्य में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेष्य उपकरण अभावत दोरात्म्यात, प्रेष्य में प्रेष्य एक है, एक प्रेष्य है और दूसरा वाला है उपकरण। एक प्रेष्य है और एक उपकरण है। ठीक है, 2, एक प्रेष्य है एक उपकरण है। दूत परिचारक का अभाव रहना और उपकरण यानी औषध अनुपान पथ्य अगर नहीं रहेगा तो ये साध्य रक्तपित्त असाध्य हो जाता है। फिर दोरात्म्यात, दोरात्म्यात का मतलब क्या ना, दोरात्म्यात और वैद्य दोषत। ठीक है, दोरात्म्यात मतलब क्या होता है ना, रोगी की चंचलता, अधीरता। रोगी अनस्टेबल अगर होगा, रोगी अगर क्या होगा ना, अनस्टेबल होगा, इतना खून निकल गया मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा, तो असाध्य हो जाएगा। वैद्य दोषत, वैद्य दोषत मतलब चिकित्सक का अज्ञानता, नॉलेज ज्यादा नहीं हो कि भाई यार रक्तपित्त हो रहा है मैं क्या दवाई दूं, नॉलेज नहीं हो तो। फिर नेक्स्ट अकर्मतश्च, मतलब अकर्मतश्च मतलब असावधानी से और समय पर चिकित्सा अगर नहीं कर रहे हैं। ब्लीडिंग हो रहा है देख रहा है, अरे मैं देखूं कितना बहता जा रहा है फिर बाद में ट्रीटमेंट करूँ, तो इतना ही कॉज होता है, इसको याद रख लो। तो 1 2 3 4 5 ये 5 चीज आप याद रख लो। इसके बाद असाध्य का लक्षण क्या होगा ना, साध्य रक्तपित्त की अगर उपेक्षा करेंगे हम, वेट करेंगे तो ये जाप्य हो जाएगा, और जाप्य को यदि वेट करेंगे तो ये असाध्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रक्त परीक्षा द्वारा क्या निर्णय किया जाता है ना, जब रक्त क्या होता ना, जत कृष्णम अथवा नीलम जत व शक्र धनुष प्रभाव, अगर कोई रक्त ब्लीडिंग जो ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, नीला वर्ण इंद्रधनुष के वर्ण तथा जिसका दाग कपड़ों पर पड़ जाता है और आसानी से वो दाग छूटता नहीं है, वो रक्तपित्त रोगी असाध्य हो जाता है। ये हो गया एक पॉइंट। फिर भ्रूसंग पुति अतिमात्रं च सर्वोपद्रव च, जिसमें पुति गंध का होना और सर्व उपद्रव रहना, बड़ मांसख्य जिसका बड़ मांसख्य हो गया है, जच्च तच्च तम रक्तम असिद्धितम, ये भी असाध्य हो जाएगा। जेन च उपहुत रक्तम रक्तपीतेन मानव पश्य दृश्यं वियच्चापि तच्च असाध्यं न संशय। इसका मतलब जिस रक्तपित्त यानी चाहे वो ऊर्ध्व मार्ग से हो चाहे वो अधो मार्ग से हो, ठीक है, चाहे ऊर्ध्व मार्ग से हो चाहे अधो मार्ग से हो, रक्तपित्त उसमें अत्यंत अगर दुर्गंध आ जाता है, अधिक मात्रा में निकल जाए, तो सभी प्रकार के उपद्रव से युक्त तो ये रक्तपित्त बड़ मांस क्षीण हो जाने पर वो रक्तपित्त क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। और जो रोगी रक्तपित्त के कारण अत्यंत पीड़ित होने पर सभी पदार्थों को लाल देखता है, एवरीथिंग यू विल सी द पेशेंट विल सी इज रेड, तो ये भी हो जाएगा। जैसे कि जैन च उपहोतु रक्तम रक्तपित्तन मानव, सारे चीज को अगर लाल लाल दिखेगा तो वो भी असाध्य हो जाएगा। तत्र असाध्यं परित्यज्य जाप्यं जत्नेन जापयत साध्यं चावहितं सिद्धे भेषजे साध्य तो भेषज। अब क्या बोला गया है कि तत्र असाध्यं परित्यज्य, अगर असाध्य वाला हो उसको बोल दे कि भाई मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। जाप्यं जत्नेन जापयत, अगर जाप्य वाला आ गया अधोगो तो उसको केयरफुली हैंडल करना है आपको। साध्यं चावहितं सिद्धे भेषज, और जो साध्य है सिद्ध औषध द्वारा वो साध्य रक्तपित्त का
आप लोग चिकित्सा करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्कशन करके आज रक्त पित्त का जो फैंटास्टिक चैप्टर था उसका मैं डिस्कशन कर दिया, आप लोग याद रख लो। लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको फाइनली दे रहा हूँ, अगर रक्त पित्त का ट्रीटमेंट पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर रक्त पित्त का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो स्रोतोदृष्टि का कौन सा स्रोतोदृष्टि होगा ना, रक्तवह। मैं पहले आपको बताया जा चुका हूँ कि चिकित्सा करने का फंडा क्या होगा, रक्तवह। ये रक्तवह स्रोतों का अगर चिकित्सा करना है तो पहले हम क्या देखेंगे, मूल स्थान का चिकित्सा करेंगे। पहले किसका चिकित्सा करेंगे, मूल स्थान। ठीक है, फिर दूसरा वाला फॉर्मेट में क्या दिया था उस दिन ना, चिकित्सा सूत्र फॉलो करना है। रक्तवह सूत्र का चिकित्सा सूत्र क्या है, चिकित्सा सूत्र को फॉलो करना है। तीसरे वाला चीज में क्या करेंगे ना, व्याधि व्याधि प्रतिरोधक चिकित्सा देना है। व्याधि प्रतिरोधक चिकित्सा मतलब ब्लीडिंग को बंद करने वाला डायरेक्ट दवाई हमको देना है, ब्लीडिंग को बंद करने वाला दवाई हमको देना है। ठीक है, व्याधि प्रतिरोधक चिकित्सा यह होता है कि ऐसा दवाई दो जो ब्लीडिंग को तुरंत बंद कर दे। ठीक है, जैसे कि स्कंदनं पाचनं तथा चतुर्विध भवतस्य रुद्रस्य निवारणम स्कंदनं पाचनं चैव दहनं तथा बंधनं दहनं तथा, ये 4 प्रकार का प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। ये हो गया व्याधि प्रतिरोधक। व्याधि प्रतिरोधक मतलब किसी को फीवर आया, आपको पता नहीं किस कारण आ गया, डायरेक्ट कम करने के लिए जो फीवर का दवाई दे देते हो आप, मृत्युंजय रस दे देते हो, या अपना मृत्युंजय रस हो गया, या अपना जितने सारे जोर के लिए दवाई है आपने दे दिया। ठीक है, तो ये होता है। और मॉडर्न में जैसे पैरासिटामोल दे देता हो, तो इसको बोलते हैं व्याधि प्रतिरोधक चिकित्सा। और 5 नंबर फॉर्मेट क्या है, 4 नंबर फॉर्मेट क्या है ना, 200 प्रेडोमिनेंस। ये डिजीज में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर कफ का निकल रहा है तो कफ, दाह होता है तो पित्त। ठीक है, ऐसे बात का अगर सूढ़ हो रहा है तो पित्त का। तो जब भी ब्लीडिंग का पेशेंट अब आता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ब्लीडिंग स्टॉप के लिए जितना दवाई हमको पता है, जैसे बोड़ाबोधा प्रॉपर्टी हो गया, प्रवाल पिष्टी हो गया, जो जो हमको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए जो जो दवाई याद है वो दे देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पहले मूल स्थान का चिकित्सा करो। तो मूल स्थान क्या था, मूल स्थान का क्या चिकित्सा था, मूल स्थान क्या था, यकृत और प्लीहा। तो यकृत और प्लीहा का ट्रीटमेंट दो। ठीक है, चिकित्सा सूत्र क्या था, बीरेक उपवास मुक्ष रक्तपित्त हरिक्रिया, ये वाला चीज को फॉलो करना है। व्याधि प्रतिरोधक चिकित्सा मतलब डायरेक्ट मेडिसिन देना है, जैसे कि अपना रक्त को बंद करने के लिए जो जो दवाई हमारा होता है, स्वनितार ग्लोरस, प्रवाल पिष्टी, यानी बोड़बद्ध परपट्टी, जो जो रक्त को बंद करना है चिकित्सा देना है। और 2 स्प्रेडोमेंस के लिए इसे ऐड करना है। ठीक है, तो यकृत और प्लीहा के लिए, जो यकृत के लिए जो प्लीहा हम देते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, आरोग्यवर्धिनी बटी हम लोग देते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या पोटल कटुरन्यादि कषाय देते हैं, पोटल कटुरन्यादि कषाय देते हैं हम यकृत के लिए। और प्लीहा के लिए हम लोग क्या देते हैं, प्लीहा के लिए रोहितक का दे देते हैं, रोहितक पाचन दे देते हैं, रोहितक अरिष्ट दे देते हैं, रोहितक क्वाथ हम लोग दे देते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप का ट्रीटमेंट पेशेंट का होता है। ठीक है, सो ऐसे ही पढ़ाते हुए मैं अपना ये चैप्टर खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ लेना। हाँ, एक बात ध्यान रखो, आप लोग सारे लोग एग्जाम अटेंड करने के बाद ही मैं आपका रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा। क्वेश्चन काफी टफ था।